तो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस प्यारा सा वीडियो में। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फटाफट से आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथ का बेसिक कंसेप्ट चैप्टर 1 का रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का फुल बेसिक कंसेप्ट हम लोग एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग लगातार पूरे वीडियो में बने रहिए और कई क्वेश्चन का जवाब इस चैप्टर से आपको मिलने वाला होगा। जैसा कि आपको पता भी है, बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वैल्यू कम से कम 10 से 15 अंक का होता है। तो आप सभी को इस चैप्टर को बहुत बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसलिए मैं बेसिक कंसेप्ट स्पेशल चैप्टर वाइज लेकर आऊंगा पर डे एक एक वीडियो। तो आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर हमारे साथ जुड़ के पूरे वीडियो को देखना है आप सभी को और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे हीरो, आपको हीरो बनाकर छोड़ेंगे, वहां तक का सफर हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे पढ़ना क्या है हमें, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं के बारे में। सबसे पहले आपको बता देते हैं, संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। तो आपको यहाँ पे काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो रियल नंबर्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि संख्या के प्रकार कितने हैं। तो संख्या के प्रकार को सबसे पहले समझने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा संख्या होता है वो होता है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। सबसे पहली जो संख्या हमारी होती है वो नेचुरल नंबर की होती है, प्राकृत संख्या की होती है। कहने का अर्थ ये है कि गिनती की संख्याएं जो होती है वही हमारी सबसे पहली संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या कहाँ शुरू होती है, तो एक से, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आगे तक आप लिखते चले जाएंगे। ये सभी हमारा प्राकृतिक नंबर होता है या प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत संख्या कहो या नेचुरल नंबर कहो, बात एक ही है। तो ये हमारा हो गया प्राकृत संख्या। एक से लेकर 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या जितने होते हैं वो प्राकृत संख्या होता है। इसके बाद हमारा दूसरा जो संख्या आता है वो आता है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या आता है हमारा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। इसमें क्या है, होल नंबर में प्राकृत संख्या में जीरो को अगर शामिल कर देंगे, यानी जीरो से संख्या लिखना अगर प्रारंभ करते हैं तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से आप अनंत तक लिखें तो इन सभी संख्याओं को हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। अब आपको दो तरह की संख्या समझ में आया होगा। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण मतलब पूरा संख्या हो गया। जीरो जैसे जैसे शामिल कर दिए हमारा संख्या जो होता है वो पूरा हो जाता है। लेकिन अब आगे हम लोग समझेंगे तीसरी जो संख्या है वो हमारा है पूर्णांक संख्या। क्या है मेरे दोस्त, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा धनात्मक ऋणात्मक। याद रखिएगा, धनात्मक संख्या उसे कहते हैं जो प्लस की संख्या होती है, यानी चिन्ह जब प्लस का लगा हो। और ऋणात्मक संख्या उसे कहते हैं जो जिसमें चिन्ह जो है माइनस का लगा हो, उसे ऋणात्मक कहते हैं। तो याद रखिएगा कि यही पूर्ण संख्या, देखो प्राकृत से बनाया पूर्ण को जीरो बढ़ाकर, इसी प्रकार से हम पूर्ण से बनाएंगे पूर्णांक। तो इसमें क्या होगा कि माइनस और प्लस के जितनी भी संख्या है, यानी ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, यानी आपको समझना है कि माइनस वाला और पूर्ण संख्या अगर मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा वो पूर्णांक संख्या। तो आइए हम उसे लिखते हैं कि पूर्णांक संख्या कौन सा है। तो देखिए बाबू, पूर्णांक संख्या हम लोग क्या करते हैं, यहां से लिख देते हैं -3 से, इधर -4 -5 बढ़ते जाएगा, फिर आपका -2 -1 0, फिर 1 2 3 और फिर आगे आप इधर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इधर की जो संख्या दिख रही है जिसमें माइनस लगा है ये हमारा ऋणात्मक संख्या है और इधर के हमारा धनात्मक संख्या है। और ये देखो आप जीरो है तो जीरो और जीरो से लेकर इधर बढ़ेंगे तो पूर्ण संख्या, यानी ऋणात्मक आप पूर्ण संख्या को मिला देंगे तो हमारा कौन सा संख्या बनेगा,
पूर्णांक संख्या बनेगा। तो अभी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो हमारा संख्या है वो है सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। अब दोस्तों सम संख्या को समझना है। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी 2 से पूरा पूरा भाग जिस संख्या में लग जाएगा वो सभी के सभी संख्याएं सम संख्या होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कौन कौन सी संख्या जो है सम है। तो देखो बुआ, यही प्राकृत संख्या और इसी में सम विषम दोनों होते हैं। तो सम जो है देखो 2 से कट रहा है ना, तो ये सभी सम होते हैं। देखो 2, 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार से हम आगे भी सम संख्या लिख सकते हैं। सम संख्या को याद रखने के लिए एक तरीका है हमारे पास। तरीका क्या है? क्योंकि मान लो कोई बड़ा बड़ा संख्या हो जाए, जैसे 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का, 10 अंक का, तो आप सम संख्या चुटकी में बता सकते हो। किस प्रकार से? इसको समझिए। तरीका क्या है कि जिस संख्या के इकाई का अंक जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह सभी सम संख्या होते हैं। वो सभी क्या होते हैं? सम संख्या होते हैं। उदाहरण से समझ लीजिए। उदाहरण से मान लीजिए 5, 4, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक की संख्या है। अब 2 से भाग लगाने जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए आपको तरीका याद रखना है। सिर्फ इकाई का अंक देख लो। इकाई का अंक पर 6 है, यहाँ भी है, तो ये हमारा सम संख्या है। मान लीजिए एक और संख्या हम ले लेते हैं। क्या यह सम संख्या है? तो आपको देखना है इकाई अंक पर क्या है? 9 है, और 9 है तो इसमें तो 9 नहीं है, इसलिए यह जो है 2 से नहीं कटेगा और ये हमारा सम संख्या नहीं होगा। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है। आपको अब समझ में आ गया होगा। देखो इन 2, 4, 6 अंक की संख्या में इकाई का अंक 0 है और 0 इसमें है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। तो अभी आप समझ में आ गया होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं? जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं सम संख्या। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है ना? और वो जितने भी सम संख्या होते हैं वो 2 से पूरा पूरा कटेंगे ही। ठीक है ना? अब आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा विषम संख्या। वो है क्या? विषम संख्या। विषम संख्या। अब देखो भाई, याद रखना है विषम संख्या जो है, जो संख्या सम में शामिल नहीं था, यानी जो संख्या ये सम संख्या में शामिल नहीं है, यहाँ पर देख लो, उन सभी को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, यहाँ पर तो है नहीं 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब वो सभी संख्या है विषम के संख्या। वो सभी क्या है? विषम संख्या है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इसी प्रकार से आगे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे लिख सकते हैं। अब याद रखिएगा मेरे दोस्त, याद रखना क्या है कि सम हो या विषम संख्या हो, लगातार दो सम संख्या के बीच का अंतर 2 होता है, और लगातार दो जो है विषम संख्या भी है, इसके अंतर 2 होते हैं। देखो 1, 2 जोड़ोगे तब ना 3 होगा, 3 में 2 जोड़िएगा तब 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, यानी 2 का डिफरेंस होता है। सम और विषम में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का। अब दोस्तों ये 5 तरह के जो हमने अभी आपको संख्या बताया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के बाद फिर आगे हम लोग और भी संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है और क्लास छोड़ के नहीं जाना है। आप सभी को डटे रहना है, बने रहना है। चमकना है तो भाई थोड़ा सा घिसना तो पड़ेगा। चमकना है तो थोड़ा सा घिसना तो पड़ेगा। तो आइए हम लोग घिसते हैं, घिसेंगे तो चमकेंगे। याद रखना है इस चीज को। तो देखिए दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 2 लगातार सम संख्या का HCF कितना होता है। तो याद रखिएगा 2 लगातार सम संख्या का HCF जब भी आपसे पूछा जाएगा, उसका HCF 2 ही होता है। कितना होता है? 2 ही होता है। याद रखना है।
अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है। तो देखो मेरे भाई, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, ये 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1 है। सबसे छोटी आपसे पूर्ण संख्या पूछेगा, 0। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछेगा, 1। इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको इसका यहीं पे क्लियरेंस दे दिया। यहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनने वाले थे मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं अगले, हम लोग अगली संख्या पर। अगला संख्या हमारा दोस्तों इधर से समझ लेते हैं। अगली संख्या को हम लोग इधर से समझ लेते हैं। विषम तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और विषम के आगे जो हमारी संख्या है वो है हमारी अभाज्य संख्या। 2 प्रकार की यहां भी है, अभाज्य और भाज्य। तो आइए पहले अभाज्य को सीखेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो देखिए, ऐसी संख्या जो खुद से या एक से, मतलब खुद के पहाड़ा में आती हो या एक के पहाड़ा में आती है। एक के पहाड़ा में तो आप जानते हैं सभी संख्या आती है, तो उसी संख्या को हम सिर्फ अभाज्य संख्या कह सकते हैं। जिसका 2 ही गुणनखंडन हो तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 से शुरू होता है। कितना से शुरू होता है, 2 से। देखिए, 2 के पहाड़ा में भी होता है और 1 के पहाड़ा में भी होता है। तो अभाज्य संख्या 1 नहीं होता है, क्योंकि 1 स्वयं 1 के पहाड़ा में, बाकी तो इसलिए वो अभाज्य श्रेणी में नहीं है, ठीक है ना। 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद 7, 9 नहीं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्रम चल रहा है तो आप 9 भी लिख देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, 9 नहीं होगा। तो 7 के बाद 9 नहीं होगा तो क्या होगा भैया, तो 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, और इसी प्रकार से आगे भी संख्या हमारा आते रहेगा। अब इसमें जितनी भी संख्या हमने लिखा है, इन सभी का गुणनखंडन जब करोगे तब 2 से ज्यादा नहीं आने वाला है। यानी ये खुद के पहाड़ा में आएंगे या तो वो 1 के पहाड़ा में आएंगे। तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, यस कमेंट कर दीजिए प्लीज। अब आगे हम लोग समझेंगे जो इसमें नहीं आया, यानी जो भी अभाज्य संख्या में नहीं आया वो हमारा क्या होगा। अच्छा, एक चीज और बताते चलते हैं कि अभाज्य संख्या याद रखने का एक तरीका है। याद रखने का क्या तरीका है, तो देखिए, इसके अभाज्य संख्या हमेशा या तो खुद के पहाड़े में आएगा या तो वो 1 के पहाड़े में आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हमारा आता है भाज्य संख्या। क्या आता है, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या में देखिए, 1 यहां भी शामिल नहीं होता है। तो भाज्य संख्या जो सबसे छोटी कौन सी भाज्य संख्या होता है, तो देखो 2, 3 और 3 तक तो शामिल है, 4 नहीं है। इसका मतलब ये 4 हमारा जो है भाज्य है। देखो, 4 1 के वही पहाड़ा में आएगा, 1 चौके 4, 2 के पहाड़ा में भी आएगा, और 4 के पहाड़ा में 2 से ज्यादा गुणनखंडन हो गया, यानी 2 से ज्यादा के पहाड़ा में आ गया, इसलिए तो भाज्य संख्या कहलाएगा। अब देखो, 4 यहाँ है, 5 तो यहाँ है, अभाज्य में तो होगा नहीं, 6 हो जाएगा, 7 उधर है तो 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 उधर है तो 12 हो जाएगा, 13 उधर है 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी हमारी संख्याएं होंगी जो हमें भाज्य संख्या के अंदर प्राप्त होता है। तो भाज्य संख्या में आपको समझ में आ गया होगा कि वो उनका जो है 2 से ज्यादा गुणनखंडन होगा, तभी जाकर वो भाज्य संख्या कहलाएंगी। याद रहेगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। याद रखना आप सभी को, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगला जो संख्या हमारा दोस्तों वो है सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या। अब यहां पे याद रखना है, क्या याद रखना है कि सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं, इसमें 2 संख्याओं का जोड़ा होगा। कितने संख्या का जोड़ा होगा, 2 संख्याओं का जोड़ा होगा, जिसका HCF 1 होना चाहिए। तो वैसी संख्या को ही हम क्या कह सकते हैं, सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं। लिखेंगे कि वैसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उससे ही सह अभाज्य, उसे ही सह अभाज्य संख्या
कहते हैं, उसे क्या कहिएगा, सह संख्या कहिएगा जिसका HCF 1 हो। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ पे, उदाहरण जैसे 4 और 5, इसका HCF जब करेंगे तो 1 होगा, इसलिए यह सहभाज्य संख्या है। क्या ये सहभाज्य संख्या, याद रखिएगा। कोई भी लगातार संख्या जो होगा ना, दुगो लगातार संख्या कोई भी हो, उसका HCF 1 होता है, इसका मतलब वो सहभाज्य संख्या होगा तो होगा। एक सम है एक विषम भी हो तो उसका HCF 1 आएगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या भी वो भी हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 10 11, ये भी हमारा सहभाज्य है। 12 13, ये भी हमारा सहभाज्य है। ठीक है ना। 14 17, देखो अलग अलग मैंने लिखा, यह भी हमारा सहभाज्य है। तो ये सभी इस प्रकार की संख्याएं क्या होती है, तो सहअभाज्य संख्याएं होती है जिसका HCF 1 होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपको समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे हमको जानना है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में। तो इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों अगली संख्या हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, और ये चैप्टर का मेन पॉइंट है। यहीं से आपका इस चैप्टर का सारा कहानी शुरू होता है, परिमेय संख्या से। अब दोस्तों परिमेय संख्या कहते किसे हैं, अभी तक आपने संख्या के बारे में जाना, तो अब इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए परिमेय संख्या। अब आइए परिमेय संख्या को हम लोग समझते हैं और इसको किस प्रकार से हमें याद रखना है तो समझ लीजिए। देखो दोस्तों, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q डज नॉट इक्वल 0 हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अभी हमने क्या लिखा कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का मान 0 नहीं हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब आइए और भी आसान तरीका से अगर हम समझाने का प्रयास करें तो यहां पर देखिए, P/Q का मतलब कि P/Q इसको, और इसे हम लोग जानते हैं आप सभी की भिन्न भी बोल सकते हैं, जिसको हम बाटा के रूप में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, भिन्न के रूप में भी भिन्न भी बोल सकते हैं। और ऊपर होता है मेरे दोस्त अंश और नीचे होता है हर। और याद रखिएगा कि जिस संख्या को बाटा के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग परिमेय कहेंगे। अर्थात पिता के कंधे पर पुत्र मतलब बाप के कान्हा पर बेटा अगर हो ऐसी स्थिति तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। देखिए नीचे जो है पिता है और ऊपर उसका पुत्र है। पिता अगर नहीं है तो बेटे के कंधा पर कैसे बैठेगा, है ना। तो इस प्रकार से अगर संख्या किसी को लिख सकते हैं तो क्या होगा, वो भिन्न रहेगा यानी कि परिमेय संख्या होगा। अब देखो भाई एक बात बताओ, अगर यहाँ पर पिता नहीं हो, पिता का मान 0 हो जाए, पिता है ही नहीं, तब पुत्र कहां से होगा, नहीं होगा ना। तो नहीं होगा तो इस प्रकार के संख्या क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे, परिमेय नहीं कर सकते। यानी जब तक पिता नहीं होंगे तब पुत्र कहां से होगा, तो इस स्थिति में उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ पर P/Q यानी पिताजी है, Q है ना, Q का मान 0 नहीं होगा तब इस स्थिति में हम कहेंगे कि यह परिमेय संख्या है। इसी उदाहरण से हम लोग समझेंगे, उदाहरण से हमें समझना पड़ेगा। जैसे देखो 5/4 हमने लिखा, ठीक है, ये परिमेय है। 4/8 लिखा, यह भी परिमेय है। 8 लिखा, क्या यह परिमेय है, यस परिमेय है, क्योंकि आपको पता है कि जरूरत के अनुसार हम 1/8 में लगा सकते हैं। तो ऐसी भी संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं ना। 1/8 भी परिमेय है।
अब मुझे बताइए क्या 4.5 परिमेय है? यस सर, 4.5 भी परिमेय है, क्योंकि इसको 45/10 लिख सकते हैं। दशमलव आपने पढ़ा होगा ना, 4.5 अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग दशमलव हटा के 45/10 कर सकते हैं। 4.54 लिखा है, दशमलव का 2 अंक है, तो 4 5 4 1 और 2 को 0 लगा देंगे। तो इस प्रकार से देखो भिन्न के रूप में आया ना, बाटा के रूप में आया ना, तो बाटा के रूप में आया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या ही कहेंगे। अब मान लीजिए कि 6.543 कुछ भी आ रहा है, रेकरिंग लग गया, तब भी इस स्थिति में यह परिमेय संख्या ही होगा। यह क्या होगा? परिमेय संख्या ही कहलाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे है मेरा दोस्त दूसरा, कि परिमेय तो हम लोग समझ गए, अब अपरिमेय को समझेंगे। अपरिमेय क्या कह रहा है? तो देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? यहां पर लिखते हैं अपरिमेय संख्या। तो याद रखिए, हमने बताया भी है कि जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो उसे अपरिमेय संख्या, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। उदाहरण जैसे मान लो 5.45 5.455 इस प्रकार से आ रहा है। देखिए 4 5 एगो, 4 5 2 गो, 4 5 यहाँ पर 3 गो, ऐसे ही स्थिति में आ रहा है, तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। या कोई संख्या रूट के अंदर है और उसका वर्गमूल नहीं हो रहा है इस प्रकार से, तो वह भी हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मान लो ये √4 है, तो इसका वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, तो ये परिमेय के अंदर चला जाएगा। लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब बाबू अभी आपको समझ में आया कि कितने प्रकार के हम लोगों ने संख्या पढ़ा। कितने प्रकार के हम लोगों ने क्या पढ़ा? संख्या पढ़ा। अभी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज और आप यहाँ पे याद रखिएगा नोट में, कि जो संख्या परिमेय होती है ना, उसका p और जो q संख्या, मतलब जो p और q संख्या है, वो क्या होते हैं? सहअभाज्य भी होते हैं। ये बात याद रखना कि p और q जो होते हैं वो क्या होते हैं? सहअभाज्य भी होते हैं। याद रहेगा? यस, याद रखना है आप सभी को।